आज के अपने इस क्लास में बेटा हम लोग रिजोल्विंग पावर की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हम रिजोल्विंग पावर की बात करने वाले हैं। रिजोल्विंग पावर, देखो क्या मतलब है रिजोल्विंग पावर का। आप यूँ समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप सिंपल नेक्ड आइज से आसमान को देख रहे हैं। नेक्ड आइज से मेरा मतलब है कि आप लोगों ने कोई टेलीस्कोप या कोई और इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं कर रहे हैं, एंड यू फाउंड कि आपको कोई बड़ा सा स्टार दिखाई देता है, एक स्टार दिखाई दे रहा है बड़ा सा, ठीक है। पर ये भी हो सकता है कि बेटा ये एक बड़ा स्टार ना हो, इट मे बी ए ग्रुप ऑफ 2-3 स्टार्स विच आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। लेकिन होता क्या है कि वो इतने नजदीक नजदीक है कि उनकी लाइट जो होती है बेटा वो आपस में क्या कर जाती है, सुपर इम्पोज कर जाती है, और हम तक पहुंचते पहुंचते वो एज ए सिंगल लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है बेटा। सिंगल वेव, सिंगल रे की फॉर्म में दिखाई देती है, और हमारी आईज उसको अलग अलग नहीं कर पाती। लिमिट है ना हमारी आई की भी बेटा, उनको अलग अलग करके नहीं देख पाती है। तो अब इन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके दिखाने की जो एबिलिटी है बेटा, वही एबिलिटी क्या कहलाती है, रिजोल्विंग पर। रिजोल्व करना, अलग कर देना, ठीक है। मैंने कहा कि बहुत नजदीक नजदीक जब ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो क्यों वो सुपर इम्पोज करती, कैसे, क्या कंडीशन, वो भी बात करूंगा मैं अभी। फिलहाल मैं मीनिंग जस्ट बता रहा हूँ कि अगर बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट्स हैं तो इट मे हैपन कि वो हमें अलग अलग ना दिखकर, ठीक है, वो क्या दिखाई देने लग जाए। ऐसे ही माइक्रोस्कोप में उसके बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो हमें पूरी एक ऑब्जेक्ट यूं दिखाई दे रही है, ठीक है। खासकर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए ना, एक आपकी ब्लड की ड्रॉप से पैथ लैब वाले कितने सारे टेस्ट कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वो एक बूंद को बड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं, तो इसमें भी इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स हों। तो नेक्ड आइज तो हमें वो इकट्ठा दिख रहा है, एक ड्रॉप दिख रही है, लेकिन जब इसको अलग अलग करके देखने की एबिलिटी जो होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी रिजोल्विंग पावर कहलाएगी। तो मतलब रिजोल्विंग पावर क्या चीज होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to produce separate images of nearby objects, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, उनकी इमेजेस को अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाता है बेटा, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर। इट मे बी ऑफ टेलीस्कोप, इट मे बी ऑफ माइक्रोस्कोप, इट मे बी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेविटिंग, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ओके। अब लेकिन हर एक की क्या होती है बेटा, एक लिमिट होती है। वैसे तो मेरी आई अपने आप में टेलीस्कोप का काम भी करती है, माइक्रोस्कोप का भी काम करती है, पर इसकी भी लिमिट है, तभी तो मुझे दूसरे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपने आप में क्या होती है, लिमिट होती है बस, ओके। तो रिजोल्यूशन की एक लिमिट है कि भाई वहां तक रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अलग करके दिखा पाएगा, और उस लिमिट को क्या कहते हैं बेटा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब क्या है, देखो बेटा कि मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए डी डिस्टेंस है रखे, ये आप मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट से देख पा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इस डी डिस्टेंस पे रखे हुए, मान लीजिए डी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोमीटर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इनको। माइक्रोस्कोप इनको जस्ट अलग करके दिखा रहा है। जस्ट अलग करके दिखाने का मतलब कि अगर डिस्टेंस बेटा 1 माइक्रोमीटर से थोड़ी सी भी कम हो गई तो वो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप इनको अलग नहीं कर पा रहा है। माइक्रोस्कोप से देखने पर भी ये सुपर इम्पोज कर गई और हमें दो नहीं बल्कि सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है। तो ये माइक्रोस्कोप की लिमिट आगे कि नहीं आगे, कि भाई वो माइक्रोस्कोप तो कहां तक रिजोल्व कर सकता है, जब डिस्टेंस 1 माइक्रोमीटर हो। कोई दूसरा हो सकता है बेटा, ठीक है कि नहीं है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए वो 1 नैनोमीटर पे रखी हुई दो बोर्ड इसको अलग करके दिखा पा रहा है, तो मतलब 1 नैनोमीटर पे रखी है तो अलग कर देगा, उससे कम हुई तो नहीं करेगा। तो यानी वो मिनिमम डिस्टेंस बेटा एट विच इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड
आर जस्ट सीन सेपरेट। जस्ट सीन का मतलब जस्ट सीन वर्ड जो है ना, जस्ट वर्ड जो यहाँ पे वो इसलिए यूज हो रहा है कि अगर उससे थोड़ी सी भी कम कर दिया आपने तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, ये नहीं कहना वो देख नहीं पाएंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और अच्छा हो, वो दिखा दे उसको। ओके, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस between two objects, minimum distance between two objects whose images are just seen separate। बेटा ये जो वर्ड है ना जस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। जस्ट का मतलब मैंने बताया था अभी आपको कि भाई कि उससे जरा सा भी कम कर दिया आपने, थोड़ा सा भी कम कर दिया तो आप उस इंस्ट्रूमेंट से भी उनको अलग नहीं कर पाओगे। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हुज इमेजेस आर जस्ट सीन सेपरेट थ्रू द गिवन इंस्ट्रूमेंट। वो क्या कहलाती है आपकी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाती है। कैन यू थिंक, कैन यू टेल मी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक 1 माइक्रोमीटर है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दूसरे की 1 नैनोमीटर है, किसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है? इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर वाले की या 1 नैनोमीटर वाले की? बताओ शॉर्ट्स के रिजोल्विंग पावर किसकी ज्यादा होगी? एक तो 1 माइक्रोमीटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट को अलग करके दिखा पा रहा है और एक 1 नैनोमीटर वाले को भी अलग करके दिखा रहा है, तो कौन सा ज्यादा अच्छा हुआ? 1 नैनोमीटर वाला ज्यादा अच्छा हुआ ना बेटा, ठीक है कि नहीं है? मतलब जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी बेटा, रिजोल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब रिजोल्विंग पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है। ठीक है, जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब उतनी ज्यादा नजदीक वाली ऑब्जेक्ट्स को आप अलग करके देख पा रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा आपकी क्या होगी बेटा, रिजोल्विंग पावर होती चली जाएगी। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे डिसाइड की जाती है कि कितनी डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स बेटा अलग अलग हमें दिखाई देंगी? इस चीज को डिसाइड किया एक साइंटिस्ट ने, दैट इज रेले नाम के साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं मेनली इंपॉर्टेंट है हमारा रेले। आपने शायद पहले इनका नाम +2 लेवल पर स्कैटरिंग में पढ़ा होगा बेटा, स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग लॉ भी होता है आपका। दिस इज रेलेज क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन। देखो वो कहता है कि जैसे 2 नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक्चुअली मैं एक बार पहले क्राइटेरिया लिख लेता हूँ, फिर एक बार डायग्राम से बताऊंगा आपको। इनके आपको अकॉर्डिंग टू रेले, अकॉर्डिंग टू रेले द डिफ्रैक्शन, हम ना इसको एक बार मैं लिख रहा हूं बेटा, फिर मैं इसको आपको प्रॉपर डायग्राम से समझाऊंगा। द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स of two closely situated closely situated means nearby objects, closely situated point objects is, sorry, diffraction patterns of patterns तो R आ जाएगा, ठीक है, are said to be separate और just resolved। जस्ट रिजोल्व का मतलब बिल्कुल बस अलग होता हुआ ही दिख रहा है, ये इससे कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी हमें। जस्ट रिजोल्व इफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन, वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ
अदर एंड वाइस वर्सा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या है ये बात, देखो हमारे पास कि if central maxima of one falls on the secondary minima of other and vice versa। देखो क्या कहते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर है बेटा। मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपकी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से आ रहा है। ये मान लीजिए उसकी सेंट्रल मैक्सिमा है बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये आपका आपने ये पढ़ा था इस तरीके से क्या होता है बेटा, कम होता जा रहा है। एक तरफ का दिखा रहा हूँ, ये एक की फर्स्ट की सेंट्रल मैक्सिमा। अब मान लीजिए दूसरा है मेरे पास, दूसरा कहीं मान लीजिए यहाँ पर, ये इसकी यहाँ पर होगी, ये ए, मान लीजिए मैंने ए पॉइंट ले लिया हमारे पास, ये इसकी फर्स्ट डार्क होगी, फर्स्ट डार्क होगी, ठीक है। ये मैं 1 1 लिख लेता हूँ कि मैं फर्स्ट कलर की बात कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, दूसरे की बात करें हम, दूसरा जो मेरे पास है मान लीजिए वो यहाँ कहीं है बी पर, उसकी सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कहीं आ रही है। और फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया ये कम होता चला जाएगा इस तरीके से। दो अलग ब्लू कलर में हो गया बेटा, ये आपकी इसकी फर्स्ट नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट नहीं होती, मैंने बताया था बेटा। सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंट्रल मैक्सिमा ही होती है बस। मतलब मैं फर्स्ट उस सेंस में कह रहा था कि ये फर्स्ट वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के लिए है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट का आ गया बेटा, फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड, फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड। ये देखो दो, ये इसकी मैक्सिमा यहाँ है बेटा, इसकी मैक्सिमा यहाँ है, इनके बीच में काफी अच्छा गैप है। देखो इनके बीच में कितना गैप आ गया इंटेंसिटी में। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा दिस इज वेल रिजोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हमारी आईज अलग अलग करके देख पाएंगे दोनों को। अब क्या होगा बेटा, जैसे जैसे मैंने कहा हम तो नियर बाई की बात करें, अब इन ऑब्जेक्ट्स को यानी ए और बी के बीच के मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, ठीक है। ए और बी के बीच की जैसे जैसे डिस्टेंस कम करूंगा बेटा, ये ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहता है क्राइटेरिया, आप समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कब तक हमारी आईज, ये जो डिप आ रहा है, ये समझो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक तरीके से इंटेंसिटी में डिप आ रहा है आपके पास। देख मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, ये एक तरीके का बहुत बड़ा डिप आ रहा है। ये जो डिप है ना, डिप का मतलब क्या हो गया कि जो गैप कर दिया इसने, मैक्सिमा फिर एकदम डिक्रीज होती हुई, तो ये जो हमें आईज को एनेबल करेगा इनको अलग अलग करके दिखाने के लिए, गैप दिखा देगा इनके बीच का। अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए इनको नजदीक लेकर आ रहे हैं, तो कहता है कि कब तक नजदीक ला सकते हो कि एक की सेंट्रल मैक्सिमा और दूसरे की मिनिमा। मतलब यहां समझो कि ये फर्स्ट की सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ थी बेटा, ये थी सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट की, और सेकंड की मिनिमा ये थी वो, यानी ये 1D2 जो है ए पर आ जाए, यानी कि 1D2, ये फर्स्ट डायग्राम था मेरे पास, या अभी सेकंड डायग्राम क्या है, 1D2 जो है कोइंसाइड्स विद ए कर जाए, और वाइस वर्सा बोला था आपने, या इसकी मिनिमा का ये रही फर्स्ट की मिनिमा बेटा डार्क, इसकी सेंट्रल मैक्सिमा से कंसाइड कर जाए, क्या 1D1, D1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूं, D2 सेकंड, ये कोइंसाइड्स विद सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अदर। देखो और फिर पढ़ो बेटा, भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो दूसरा डायग्राम समझाऊंगा, क्या एक का सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, फर्स्ट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए। मैं डायग्राम से समझा रहा हूं आपको, जैसे आप क्या था, ये पहला था हमारा बेटा, मतलब पूरा ये देखो बेटा, ये था हमारे पास, ये हमने लिखा था ए फर्स्ट की सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा थी ना बेटा फर्स्ट की, और ये D1 था, और ये अब यहां पर 1D1 के ऊपर क्या आ जाए, दूसरे की मैक्सिमम, बी क्या चीज है, ये बी इसकी मैक्सिमा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, मैं डायग्राम बना देता हूँ एक बार, फिर शायद था आपको, दूसरा क्या था, ब्लैक कलर से था, ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, प्लीज सी, देखो बेटे हमारे पास, ये देखो, ये क्या है हमारे पास,
फर्स्ट कलर की तो सेंट्रल मैक्सिमा है कि नहीं, बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा, और इसकी क्या बन गई है, ब्लैक वाले कलर की क्या बन गई है, 1D2 है कि नहीं है, ये वाला पॉइंट। ए किससे कॉन्साइड कर रहा है, 1D2, ध्यान से देखो बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 1 यहाँ पर ए पर है, कहाँ लाई कर रही है, दूसरे की क्या होगी बेटा, ये फर्स्ट मिनिमा होगी कि नहीं होगी। मेरे ख्याल में आप इस लाइन को दोबारा पढ़ो और एक बार अच्छे से, कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 1 ऑन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑफ अदर। इज इट क्लियर नाउ, समझ में आया बेटा। ऐसे क्या हो गया, यहाँ पर ये फर्स्ट की मिनिमा है, तो दूसरे की यहाँ पर देखो क्या आ रही है आपके पास, ठीक है कि नहीं है, ये दूसरे की क्या आ रही है हमारे बी पॉइंट आ रहा है कि मैक्सिमा आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो 1D2 कॉन्साइड्स विद ए, ये रहा, या 1D1 कॉन्साइड विद ए। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो डिप है वो कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ तो कितना अच्छा डिप था, आपके पास काफी बड़ा सा डिप आया हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया ये डिप, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, ये कह रहा है ये डिप कंसिडरेबल है, नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का निकालोगे यही हो जाएगा, यहाँ पर इतनी, इसकी और इसकी मिलाकर यहाँ तक आगे इंटेंसिटी। ये जो डिप है बेटा, ये जो डिप होता है यही हमारे एनेबल करता है अलग करने। तो इस केस को बोलेंगे जस्ट रिजोल्व बेटा, ये कंडीशन है, जस्ट रिजोल्व की कंडीशन आ गई कि दो चीजें जो है बिल्कुल जस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। यानी इससे कम अगर डिस्टेंस कर दी तो अब आपका इंस्ट्रूमेंट से आप उनको अलग करके नहीं देख पाएंगे। मैं क्या दिखा रहा हूं अब, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड की, ठीक है ना, तो इसमें बना देता हूं मैं एक बार, देखो मैं डिस्टेंस और कम कर रहा हूं बच्चों, हमारे पास ये देखो, चलो मैंने दोनों एक ही कलर से बना दिए वैसे, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या हो गया देखो बेटा, अब आप देख सकते हो डिप जो है ना के बराबर डिप रह गई, ठीक है, ये डिप वेरी वेरी स्मॉल डिप होगी कि नहीं होगी, और इतनी कम हो गई ये डिप बेटा, ये डिफरेंस इतना कम हो गया कि हमारी आईज जो होंगी बेटा अब इनको अलग अलग करके नहीं देख पाएंगी। ये हमारा ए था और ये आपका बी था बेटा, ओके। तो अगर आप इंटेंसिटी का रिजल्टेंट बनाओगे डिप एक्चुअली आएगी नहीं, अगर मैं कहूँ आपको सॉरी क्या होता है, मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये इंटेंसिटी को दिखा रहा है बेटा, तो ये प्लस ये हो गई, यहाँ पर तो बहुत कम हो ही गई थी, लेकिन यहाँ तो ये दोनों ऐड होंगी ना बेटा, एक मिनट, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव आएगी वो तो ये बन जाएगी, सॉरी ए और ये एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगी, दो की बजाय आपको क्या होगी बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगी, हमारी आईज इसको अलग नहीं कर पाएंगे बेटा, और ये क्या कहलाएगा आपका हमारे पास, इट इज नॉट रिजोल्व। ये रिलीज क्राइटेरिया है बेटा, मेन ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एक की मैक्सिमा दूसरे की फर्स्ट मिनिमा पर लाई करे तो हम कहेंगे दीज टू आर जस्ट रिजोल्व की कंडीशंस में आ गई है बेटा, ठीक है, यहां तक की बातें। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं बेटा। नो, ये तो एक जनरल व्यू बताया मैंने, जनरल चीजें बताई अब आपको। तो अब हमारा आर्टिकल किसका चल रहा था, प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का चल रहा था बेटा। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, रिजोल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। दिस इज रिजोल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। रिजोल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। देखो रिजोल्विंग पावर का तो मतलब वही हो गया कि दो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग करना। तो ये ग्रेटिंग का आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था बेटा लास्ट लेक्चर में, बल्कि रादर हमने 3 लेक्चर लगाए उसके अंदर, ठीक है कि नहीं है। आपने कैसे देखा कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करती हैं। तो नियर बाई लाइंस को, किसी भी स्पेक्ट्रम में लाइंस होती हैं जैसे, तो उन लाइंस को अलग करके दिखाने की एबिलिटी क्या कहलाती है बेटा, रिजोल्विंग पावर कहलाती है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी to show two neighboring lines in spectrum, as separate। दो लाइंस को, ठीक है, जस्ट सेपरेट। कोई भी दो नियर बाई लाइंस है बेटा, उनको अलग करके दिखाने की एबिलिटी क्या कहलाती है, रिजोल्विंग पावर कहलाती है। और रिजोल्विंग पावर जो होगी बेटा, इट इज डिटरमाइंड एज लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा।
वेयर डी लैम्बडा क्या चीज है बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, the smallest difference in two wavelengths. अभी मैं पूरा डायग्राम से भी समझाऊंगा बेटा ये क्या कह रहा हूं. स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन टू वेवलेंथ्स which are just resolved by grating. जिनको ग्रेटिंग से जस्ट आपने रिजोल्व किया है. जस्ट रिजोल्व का मतलब क्या है बेटा, आपने उनको अलग अलग करके देखा है बेटा, वो क्या कहलाता है आपका डी लैम्बडा. और लैम्बडा तो नो डाउट वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज होती है एज यूजुअल. देखो बेटा, मान लीजिए मेरे पास सीधी सी बात है, यूं कह सकते हो आप, एक लाइट लैम्बडा है और एक लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा है. ठीक है, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन है, एक इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन है, और उनको हमें अलग करके देखना है. तो देखो बेटा क्या होगा, यूं समझो आप इसको, एक बार मैं बात करूं आपके साथ कि भाई हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन देखी थी कि नहीं देखी थी हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन. तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन की अगर बात करें तो वो थी a प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू प्लस माइनस एल लैम्बडा. था कि नहीं था हमारे पास. मैं ये कह रहा हूं आपके पास कि अगर हम nth फॉर nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो ये याद करो बेटा a प्लस बी, इसको हमने क्या कहा था, ग्रेटिंग एलिमेंट कहा था. a क्या चीज थी बेटा, आपको पूरा आर्टिकल पिछले देखने पड़ेंगे. विड्थ ऑफ ईच स्लिट थी, और b टू कोरस्पॉन्डिंग स्लिट्स के बीच की ओपेक वाला पोर्शन था. और a प्लस बी को हमने क्या कह दिया था बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी टू एडजेसेंट स्लिट्स में, या इसको रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहा था. तो a प्लस बी साइन थीटा एन, आप nth ग्रेटिंग की ऑर्डर की बात कर रहे हो, तो ये इट इज प्लस माइनस क्या आ गया था हमारे पास, एन लैम्बडा आ गया था. nth ऑर्डर की बात की, मतलब इसको मैं समझाऊं आपको थोड़ा सा, एक बार डायग्राम में लिख के चलूंगा मैं एक बार अगले उस पे. तो यूं समझो बेटा इसको, जैसे ये मान लो हमारी ग्रेटिंग थी, एन ग्रेटिंग थी ना बेटा. ग्रेटिंग के अंदर क्या थी, एन लाइंस थी. ये मेरे पास मान लो ग्रेटिंग है एक्स वाई. इसके ऊपर हमने कहा था, मान लो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, ये रेज आ रही हैं, हमें इस तरीके से माना था कि वेव फ्रंट आ रहा है. ठीक है, ये स्क्रीन थी आपकी, ये हमने स्क्रीन मान लिया था आपके पास. ओके, तो ये मान लो इसका सेंट्रल था, ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा. यहाँ ऊपर तो क्या कहा था बेटा, जो आएगा वो क्या कहलाएगी, आपकी सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगी. अब मान लीजिए हमने क्या किया कि मैं जो लिख रहा था अभी वो चीज दिखाता हूं. मैंने क्या कहा, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा, वो तो सेंट्रल है, सेंट्रल के बाद फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा. मान लीजिए nth मैक्सिमा किस डायरेक्शन पे आ रही है बेटा, थीटा एन एंगल पर आ रही है. मतलब ये हुआ आपका, इसे यूं डायग्राम से समझाऊंगा आपको कि भाई ये मेरे पास मान लीजिए ये थीटा एन एंगल है, और यहां पर क्या आ गई बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, बनाऊंगा बाद में. यहां क्या आ गई, nth मैक्सिमा आ गई ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ. ठीक है, nth मैक्सिमा आ गई लैम्बडा की. अच्छा जी, अब मान लीजिए मैं दूसरी वेवलेंथ ले रहा हूं, कौन सी, लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के लिए ले रहा हूं. अगर उसकी बात करूं मैं, हमारे पास सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, उसको अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो यूं क्यों रहा, a प्लस बी. ठीक है कि नहीं है. मान लीजिए उसके लिए एंगल जो हो गया नया एंगल, भाई अगर देखो ये नहीं बदला, a प्लस बी आपने ना एन बदला, लेकिन जो लैम्बडा है उसको लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा कर रहे हो तो एंगल भी तो बदलेगा. मान लीजिए नया एंगल कितना आ गया, थीटा एन प्लस डी थीटा आ गया हमारे पास, प्लस माइनस एन, और लैम्बडा की जगह क्या आ गया बेटा, लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा.
मान लीजिए बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस की बात की है, तो एंगल विल बी, देखो a प्लस बी नहीं बदला, n नहीं बदला, तो अगर आप लैम्बडा बदलोगे तो ये तो बदलेगा। मतलब मैं डायग्राम में बात करूं, मींस लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा की nth मैक्सिमा कहां पर जाएगी बेटा, कौन से एंगल पर जा रही है अब आपके पास, हमारे पास ये जा रही है थीटा n प्लस डी थीटा। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं यहाँ पर, ओके, तो ये यूं हो गया। अब ये मान लीजिए यूं जा रहा है, ये एंगल मान लो कितना है बेटा, डी थीटा। ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारे पास, थीटा एन प्लस डी थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या आ गया, एक बार आप देखो, अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूं, nth मैक्सिमा ऑफ लैम्बडा प्लस टी लैम्बडा। ठीक है, यहाँ तक की बात है, ओके। और भाई हम क्या कर लें, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को ना n से मल्टीप्लाई करूँ, कैपिटल n से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। लेट मान लीजिए मेरे पास, लेट कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग, इन ग्रेटिंग। आपको याद हो, मतलब पूरा आर्टिकल देखो बेटा, पहले पिछले आर्टिकल से रिलेटेड है, वो तो देखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि भाई n तो नंबर ऑफ लाइंस थी, स्मॉल n क्या माना था, ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन जो आपके पास ये आई थी 2, इसको ना n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n a प्लस बी साइन थीटा n प्लस डी थीटा, इधर प्लस माइनस बेटा n लैम्बडा। देख सकते हो मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप किया बेटा, इसको दोनों तरफ कैपिटल N से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो रेले क्राइटेरिया क्या कह रहा है, अब सुनो मेरी बात, ये जस्ट रिजोल्व है बेटा, ये दो वेवलेंथ, तो अभी अभी समझाया था कि यहाँ पर जहां पर इसकी मैक्सिमा आ रही है, समझो जो मैंने रेड कलर में दिखा रखा है, इसकी यहाँ पर क्या आ जानी चाहिए, मिनिमा आ जानी चाहिए। मैं कलर से लिखूं तो यहाँ पर इस वाले कलर की क्या आ जानी चाहिए, पहली डार्क आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए बेटा, और यहाँ पर इसकी तो मैक्सिमा है ही इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये जो इस कलर में दिखा रखा है मैंने, इस कलर के लिए क्या आ जानी चाहिए, पहली मिनिमा आ जानी चाहिए। मतलब मैं डायग्राम से सिखाऊं, देखो ये यू नहीं होना चाहिए, इस कलर के लिए तो ये यू बनना चाहिए। देखो बेटा, ये तो कहते हैं एक की मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा पर लाई करती हो, कर रही है कि नहीं कर रही है। और अब मैं इसलिए कलर अलग ही यूज कर रहा हूँ, कलर यूज करने से फायदा भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा हमारे पास, ठीक है, ये देखो, एक मिनट, मैं इस लाइन स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लूँ, तो मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी रह गई यहाँ पे, अब ठीक है, ठीक है। और अब देखो बेटा, ये कह रहा था मैं, इस कलर के लिए यहाँ मैक्सिमा है, बताओ बेटा, जस्ट रिजोल्व की कंडीशन है कि नहीं है, अभी आपने बनाया था जस्ट रिजोल्व, ये रहा जस्ट रिजोल्व बेटा, ये रहा, एक की मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट, और वो भी फर्स्ट, यूनिक की कोई सी मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे थे हम, तो देख लो, तो ये जो बात होगी, तो अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है बेटा, जस्ट रिजोल्व की सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई हमारे पास, ये जस्ट रिजोल्व की सिचुएशन है। तो अकॉर्डिंग टू हम कहेंगे भाई रेले क्राइटेरिया कहता है कि अकॉर्डिंग टू बस यही बात समझने की थी मेन, रेले क्राइटेरिया, द टू लाइंस, कौन सी टू लाइंस है यहाँ पर, एक लैम्बडा वाली और एक लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा की है बेटा, ठीक है। टू लाइंस विल बी जस्ट रिजोल्व, टू लाइंस विल बी जस्ट रिजोल्व इफ एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा, ध्यान से देखो बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये एंगल यहां पर अगर लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा की मैक्सिमा है, तो इस लैम्बडा की इसके बाद वाली, एन के बाद वाली जो अगली मिनिमा आएगी, वो इस पॉइंट पर लाई करेगी कि नहीं करेगी, बस ये देख लो। इसकी जो ये एन मैक्सिमा है, ठीक है कि नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एन प्लस वन मिनिमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हमारे पास। तो जस्ट टू लाइंस विल बी जस्ट रिजोल्व इफ द एंगल थीटा प्लस डी थीटा also corresponds मैं फिर बोल रहा हूं,
लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा की मैक्सिमा को तो कोरोस्पोंड कर ही रहा है, साथ में इसकी अगली मिनिमा को भी कोरोस्पोंड कर दे तो हम कहेंगे दोनों लाइनें क्या करेंगे, जस्ट रिजोल्व, आल्सो कोरोस्पोंड्स टू फर्स्ट मिनिमा आफ्टर कौन सी, nth मैक्सिमा, आफ्टर nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा फॉर लैम्बडा, दैट इज, अगर आप ग्रेटिंग वाला आर्टिकल देखेंगे बेटा तो इसके बाद की जो मैक्सिमा मिनिमा आएगी उसका जो लैम्बडा दैट इज 4, अगर आप लैम्बडा देखेंगे बेटा तो वो क्या आ जाएगा, 4 लैम्बडा, हमारे पास ये थी n, अब देख लीजिएगा बेटा पिछला लेक्चर ग्रेटिंग वाला, साइन थीटा एन प्लस डी, उसमें बहुत सारी चीजें देखी थी कि एन जो है वो 0 हो सकता है, एन हो सकता है, लेकिन उनके बीच की वैल्यू 1 2 3, एन माइनस 1 नहीं हो सकता, वो सब चीजें आप निकाल कर देखेंगे, यू विल फाउंड, ये रिजल्ट था प्लस माइनस एन प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, लैम्बडा आ जाएगा, ये आपको अब पिछले वीडियो में मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, बस यही मेन कंडीशन, अगर ये कंडीशन समझ में आ गई तो बेटा बहुत कुछ समझ में आ गया इस आर्टिकल के अंदर आपको, कि भाई इस पॉइंट पर एक की मैक्सिमा थी, दूसरे की हमने इसको एनएथ मैक्सिमा मान रखी है, तो एनएथ के बाद की जो नेक्स्ट मिनिमा आएगी वो इस पॉइंट पर आ जाए तो हमारे पास जस्ट रिजोल्व हो जाएंगी बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम बात करें फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी कि नहीं होंगी, कर दो, ये हो गया एन लैम्बडा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, भाई कुछ गड़बड़ होगी ना हमारे पास, एक गड़बड़ देखो, ये हो गई भाई, यहाँ देखो, इसी इक्वेशन को तो हमने क्या किया था, नंबर 2 को तो एन से मल्टीप्लाई किया था, एन से मल्टीप्लाई किया तो ये तो यहाँ पर एन, यहाँ पर देखो ये एन हो गया और यहाँ पर गड़बड़ होगी, देखो बेटा ये लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा था ना, ये डी लैम्बडा छूट गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये एन एन और ये क्या आ जाएगा बेटा, लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा, ठीक है, इधर एन एन प्लस 1 लैम्बडा, वो पता भी लग जाता है गलती का, मैंने देख मन ही मन सोच लिया था ना, अगर ये खाली ये है तो एन एन लैम्बडा तो कट गया, इससे तो पता क्या प्रूव हो गया, लैम्बडा इजिकल टू 0 प्रूव हो गया, मैं कैसे कैसे हो जाएगा, नहीं 1 इजिकल टू 0 प्रूव हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मेरे को दिमाग में गया, मतलब अगर मैं ऑलरेडी डी लैम्बडा नहीं करता ना बेटा तो देखो लैम्बडा लैम्बडा कट जाता, एन एन लैम्बडा एन एन कट जाता, तो इधर 1 बचता, इधर 0, तो 1 इजिकल टू 0 आ जाता, विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए मेरे को ध्यान के कुछ टर्म रह गई कहीं ना, और देखो बेटा ये हो गया एन एन लैम्बडा प्लस एन एन डी लैम्बडा, इट इज एन एन लैम्बडा प्लस लैम्बडा, ये टर्म कट गई, हाँ ये टर्म कट गई बेटा, हमें क्या निकालना है, रिजोल्विंग पावर, और रिजोल्विंग पावर का फार्मूला क्या था, लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा था, तो लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से करेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखो बेटा हमारे पास आ गई लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा, लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा अगर आप चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा, चेक करो, लैम्बडा अपॉन डी एन इंटू एन, एन इंटू एन, तो इसलिए इट इम्प्लाइज रिजोल्विंग पावर ऑफ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज एन इंटू एन, ठीक है भाई, तो ये आया, तो किस पे डिपेंड कर रही है आप देखो यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, रिजोल्विंग पावर जो होती है बेटा, एक तो पहली बात रिजोल्विंग पावर ए प्लस बी पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब ना तो विड्थ से हमें कोई मतलब है, ना दो स्लिट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस उससे मतलब है, यानी ए प्लस बी हो, मैं कलेक्टिवली कहूँ तो उसको हमने क्या कहा था, एलिमेंट कहा था, ग्रेटिंग एलिमेंट, तो पहली बात तो यहाँ से क्या हुई बेटा कि रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात चल रही है बेटा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, is independent of grating element,
इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेटिंग। ए प्लस बी का कोई रोल ही नहीं है बेटा, ग्रेटिंग एलिमेंट का कोई रोल नहीं रह गया, ठीक है। और देखो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, एन पे, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम पर। मतलब हाइयर ऑर्डर वाली जो होंगे उनकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी, वो उनके लिए रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी, मतलब इजीली रिजोल्वेबल होंगे बेटा। रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एन क्या चीज है बेटा, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। हायर ऑर्डर जो होगी बेटा, ठीक है नहीं, वो इजिली रिजोल्वेबल होंगे, यू कैन से। और क्या है बेटा, आप कह सकते हैं रिजोल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या चीज बताई थी, नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग या ऑन द ग्रेटिंग, number of lines on the grating, मतलब more is the number of lines, more will be the, more is the number of lines on the grating, of lines on grating, more will be the resolving power। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी बेटा उतनी ज्यादा क्या होगी, रिजोल्विंग पावर होगी। और यही रीजन है कि ग्रेटिंग के ऊपर बेटा नंबर ऑफ रिजोल्विंग पावर ज्यादा रखी जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने कहा कि भाई डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग जो है, बेसिकली मैंने आपको पहले रिजोल्विंग पावर बताया क्या होता है। मैंने कहा भाई रिजोल्विंग पावर मतलब होता है कि टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को जस्ट अलग अलग करके दिखाने की जो एबिलिटी होती है वो रिजोल्विंग पावर कहलाती है। और वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर, यानी कि इस डायग्राम की मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस होगी अब ए बी, यही तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी, क्योंकि अब इससे जस्ट कम करते ही क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर से रख जाएगा, ये वाला इधर से रख जाएगा लाइक दिस। और हम इनको देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये है ना, देखो ए, और ये वाला कहीं भी चला गया बी, और ये इसका आपका किसका हो गया बेटा, 1D2 यहाँ आ गया और 1D1 यहाँ आ गया, देख रहे हो। तो ये जस्ट रिजोल्व की कंडीशन फेल हो गई हमारे पास, क्लियर हो गया। तो यानी कि ए प्लस बी जो हो गई, यही क्या कहलाएगी, आपकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, जस्ट रिजोल्व है। वही मैं कह रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी जस्ट सीन सेपरेट, उससे कम कर दिया तो वो अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो वो क्या कहलाता है, आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाता है। और जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मींस रिजोल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा, उतना ही अच्छा आपका एपरेटस है। तो भाई ये कंडीशन है रेले की, एक की मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे की फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए। तो होता है ये सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता था बेटा, सिंगल ग्रेटिंग, सिंगल स्लिट के लिए। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में आपको पता है बार बार क्या होती है, सेंट्रल आ गई, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आई, प्रिंसिपल मैक्सिमा, पर इनके बीच में n-1 मिनिमाज और n-2 अदर मैक्सिमाज भी आती हैं। तो हम ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज की बात कर रहे हैं बेटा। तो रिजोल्विंग पावर हमने प्रूव कर दी, यहाँ से n/n होता है बेटा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास n पर डिपेंड करता है, कैपिटल N पर डिपेंड करता है, और ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है।